नमस्कार, मैं अशोक राज आप सबका अल्बिडो आईएएस कोचिंग संस्थान में हार्दिक स्वागत है। मुखर्जी नगर दिल्ली में कोचिंग आप सबको बहुत शानदार प्रश्नोत्तर यूपीएससी 2023 आईएएस प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया गया है। ये प्रश्न लगभग आने की पीटी में 100% संभावना है। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं 5 तक दूसरे क्वेश्चन पर दूसरे वीडियो पर डिस्कशन कर दिया था, इसलिए 6 नंबर पर आया हूँ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ध्यान से देखना है, विचार करने की बात है, क्योंकि यूपीएससी आईएएस है। एक कहता है सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अब ध्यान देने बात क्या है इसमें, आपको इसमें ध्यान क्या देंगे आप? इसमें ध्यान ये देना है आपको कि इसमें यदि हम देखते हैं लिखा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो संयुक्त बैठक का बात हो रहा है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत है। अब इस बात को आप जान रहे हैं, देखिए है तो फैक्ट, कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इस बात को आप जान रहे हैं कि नहीं? यदि जान रहे हैं तो लिखें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एकदम एक्यूरेट बात, सही लिखा गया है, तो ये क्या होगा? ये एकदम सही है। अब बी ऑप्शन क्या कहता है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर ही लागू होगा, लेकिन धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होता। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जब तक आप कहने का मतलब नहीं समझेंगे कि क्या है संसद की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान, जिसमें पहला एक यही लिखा गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत है, तो दूसरा क्या है? यह केवल जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, तो ये केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही लागू होता है। जो बुलाने का सिस्टम है, संयुक्त बैठक बुलाने का राष्ट्रपति द्वारा आह्वान किया जाएगा, तो ये केवल साधारण विधेयक होगा या वित्त विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक मतलब फाइनेंस बिल पर ही लागू होगा, मनी बिल पर नहीं होगा, ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं लागू होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये सही लिखा गया है। स्टेटमेंट भी जो है ये भी सही लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों सही है। तो इसका मतलब क्या है? कथन इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। डी इज द राइट ऑप्शन होगा। डी क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न में समय जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है आप लेवल देख रहे हैं, कट ऑफ कहाँ तक जा रहा है, कितना कट ऑफ जनरल का जाता है, उसके नीचे ओबीसी एससी एसटी सब आते हैं। तो हमको जनरल को लेके चलना है। कोई भी कास्ट का हो व्यक्ति, जनरल को मान के चलते इतना इतने में 22 में इतना कट ऑफ, 23 में इतना था, 24 में 21 में इतना था, 20 में इतना, तो एक औसतन आप निकालेंगे कितना कट ऑफ रहा है, इतने क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करने हैं, इतने अटेम्प्ट नहीं करने हैं, और इतने में इतने गलत होने की संभावना हो सकती है, ह्यूमन प्रवृत्ति है। तो और सी सेट में भी ध्यान देना है, सी सेट में भी गलती नहीं करना है। जो स्टूडेंट सी सेट में इग्नोर करेगा सी सेट को, वो पीटी को निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इग्नोर नहीं करना है, 50-50 टाइम बांट लीजिए, सुबह का और शाम का इस समय।
ओके, मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं तो 7 पे क्या है, अब देखिए जो 7 क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से क्या लिखा है, लिखा है कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत को छांटना है, जो रॉन्ग है, जो फाल्स है, उसको छांटना है। क्या कह रहा है, मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। तो ये एकदम बात सही लिखा गया है। जो मूल संविधान हमारा मूल संविधान था, उसमें यह था कि जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका निर्वाचन जो होगा, इलेक्शन जो होगा, संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। अभी इसके पहले भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में था, जिसमें राष्ट्रपति आहूत करते थे, जिसका हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था, कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से, सभी जान रहे हैं। तो इसमें जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ये एकदम बात सही लिखा गया था कि यह बात एकदम सही है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा, एकदम बात सही है। दूसरा भी क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित तथा लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अब दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति जो लिखा गया, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाने का सिस्टम है, जब आप जानते रहेंगे। तो इसको अगर हटाया जाता है तो केवल और केवल जो है राज्यसभा से ही हटाया जा सकता है। अब राज्यसभा हम कैसे हटेंगे, राज्यसभा के सभी जो तत्कालीन सदस्य हैं, इनके सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। और साथ में क्या है, लोकसभा का केवल सहमत संकल्प है। हाँ, लोकसभा सहमत दे कि हाँ हम सहमत हैं, बाकी इसमें लोकसभा का रोल नहीं है। अगर रोल है तो राज्यसभा का, तो लेकिन सहमत संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। यह बात एकदम क्या है, सही लिखा गया है। तो बी इज द राइट आंसर, ये भी बात सही है। इसमें चूंकि पूछा क्या गया है कौन सा गलत है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बनता है। लिखा है उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, लोकसभा में नहीं। अभी मैंने बता दिया, ये राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है कोई भी जो नागरिक जो भी उस पद पर आसीन है, उस पद पे होने के कारण वो अगला होगा। जैसे राज्यसभा का जो अध्यक्ष बनेगा, जो सभापति बनेगा, वो कौन होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा। तो पद के कारण, उपराष्ट्रपति पद के कारण वो बना है, इसीलिए कहा जाता है पदेन सभापति। पदेन मतलब जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति ही बनता है जो पद पर रहेगा, इसीलिए कहा जाता है पदेन सभापति। और इसको हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही कोई भी विधेयक लाएंगे, संकल्प लाएंगे राज्यसभा में। ओनली कहाँ पर, ओनली इन राज्यसभा, नॉट लोकसभा, लोकसभा में नहीं। और 14 दिन के अग्रिम सूचना, 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि मैं आपके खिलाफ जो है पद से हटाने के लिए सूचना ला रहा हूँ, संकल्प पत्र ला रहा हूँ। यही कहानी वहाँ पर भी है राष्ट्रपति में, 14 दिन के पहले। लेकिन राष्ट्रपति में क्या, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं। तो सी क्या है, ए भी ऑप्शन क्या है, सही लिखा गया है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब डी बचता है, लेकिन फिर भी देखना है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में विस्तृत से उल्लेख किया गया है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में जो उल्लेख कह रहे हैं, ये उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख अगर देखेंगे तो संविधान में किसी भी आधार पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब संसद के कानून द्वारा
नियम बना होगा, एक्ट के द्वारा कानून बना होगा उपराष्ट्रपति को हटाने का। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। क्लियर हो गया? तो इसमें डी जो है गलत लिखा गया, क्योंकि इसमें लिखा हटाने का विस्तृत उल्लेख, जबकि उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर हो गया? तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये जो है यही जो है डी वाला, यही डी गलत है, इसलिए हमको डी पर ही टिक मारना है। डी पर क्या है? टिक मारना है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करता हूं मैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें देखिए दिया क्या गया है। इसमें 8 लिखा है निम्न कथनों पर विचार करें। ए में लिखा है उपराष्ट्रपति को संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है। संबोधित करने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति को संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करने का क्या है? अधिकार नहीं है। यहां ध्यान देना, अधिकार नहीं ये भी लिखा है, अधिकार नहीं है लिखा है। उपराष्ट्रपति को संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की बैठक करने का जो है अधिकार नहीं है। अब इसमें 8 में क्या देखेंगे? इसमें देखिए जो संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका जो संयुक्त बैठक होता है, तो बैठक कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कब करता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक को लेकर के क्या होता है? गतिरोध हो जाता है। लेकिन उसमें भी आगे मिलेगा, गतिरोध कुछ स्थितियों के लिए है, कुछ स्थिति के लिए जिसमें गतिरोध होने पर उसको हटाया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है, कुछ में नहीं इस सिस्टम है। तो इसमें लिखा गया जो संयुक्त अधिवेशन करता है वो केवल राष्ट्रपति को है। और इसमें लिखा उपराष्ट्रपति को संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार नहीं। कहाँ अधिकार? इसको अधिकार नहीं, केवल अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। इसलिए ए भी सही लिखा है। ये क्या है? सही लिखा है। क्योंकि इसको अगर नहीं शब्द होता, नहीं लगा होता, तब गलत हो जाता। इसको अधिकार नहीं है, केवल जो है किसको है? प्रथम सत्र की शुरुआत करने का संयुक्त अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति के लिए। बी ऑप्शन क्या कहता है? राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देने का अधिकार है। अब यहां भी देखना है क्या लिखा? राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में संयुक्त बैठकों में अभिभाषण का अधिकार है। यह बात अब आपको जानना सही लिखा गलत। देखिए जो पढ़ा है वो तो मान लीजिए जान ही रहा है, जो नहीं पढ़ा फिर भी उसको जानना जरूरी है। तो ये भी बात सही लिखा है, जो राष्ट्रपति होता है इसको संसद के किसी एक सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देने का अधिकार है। तो कूट इसमें लिखा है, ये भी बात सही है, बी भी सही है। अब कूट क्या लिखा है? केवल एक सही है, केवल बी सही है कथन, ए बी दोनों सही है, ना तो एक ना तो बी। इसका मतलब क्या? इसमें दोनों जब सही है तो हमारा सी आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। तो सी क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? सी राइट आंसर होगा। सबके समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसे मैं सब बता देता हूँ निचोड़ एकदम पूरा। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अगर 9 की मैं बात करता हूं तो 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा जोड़ा क्या है गलत है? भारत का महान न्यायवादी कर्ता
महान्यायवादीकर्ता SGI, इसका मतलब होता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी नहीं लिखा है, अगर कर्ता शब्द नहीं होता, यदि कर्ता शब्द नहीं होता तब भारत का महान्यायवादी केवल हो जाता, और भारत का महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें क्या लिखा है, महान्यायवादीकर्ता, इसका मतलब ब्रैकेट में लिख दिया SGI, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादीकर्ता। खाली स्थान है, खाली स्थान नहीं है, मतलब जोड़ा है, उसी का आगे जोड़े में आगे क्या लिखा है, भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी। अब ये जानना है कि जो भारत का महान्यायवादीकर्ता है, भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी है या नहीं। कभी कभी इसी तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। तो अब ये जो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। लेकिन ये कौन है, महान्यायवादीकर्ता, जो महान्यायवादी के बाद में आता है वही महान्यायवादीकर्ता है। इसका मतलब ये भारत का दूसरा सर्वोच्च या सबसे बड़ा विधि अधिकारी, दूसरे नंबर का। यह बात एकदम सही लिखा गया है, एक्यूरेट 100% सही लिखा गया है, ए एकदम सही लिखा गया है। अब बी पर चलते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल, की बार सॉलिसिटर जनरल लिख दिया है, महान्यायवादीकर्ता। अब कह रहे नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के महान्यायवादी द्वारा किया जाता है। तो यह अब आपको जानना है सही कि गलत। क्लियर। अभी ये भी मुझे भी नहीं आ रहा, अभी मैं छोड़ देता हूँ, अब सी पर चलता हूँ। भारत के महान्यायवादी, फिर मतलब उसी का आगे उसका पेयर दिया गया, जोड़ा दिया गया है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में, इसका उल्लेख भारत के संविधान में। अब ये भी नहीं आ रहा, छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। भारत का महान्यायवादीकर्ता तथा अतिरिक्त महान्यायवादीकर्ता दो होते हैं। एक महान्यायवादी मेन है जो, उसके बाद में एक महान्यायवादीकर्ता जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। एक अतिरिक्त महान्यायवादीकर्ता, एडिशनल होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अब देखिए, जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है 76 में, पार्ट 5 के पार्ट जो 5 है, भाग 5 में जो भाग 1 है, अनुच्छेद जो है उसका भाग 5 का 76, उसमें केवल महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ये भी बात एकदम सही लिखा गया है। अब बचता है हमारे पास बी और सी। अब बी और सी में देखते हैं क्या है। इसमें देखिए बी और सी में हम सबसे पहले देखते हैं सी वाला। 8 में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करते हैं, 8 तो हो गया है, तो इसमें जो सी है लिखा भारतीय महान्यायवादी, इसका उल्लेख भारत के संविधान में है। अभी मैंने इसके पहले बता दिया, भारतीय संविधान में केवल महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उल्लेख है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल इंडिया का उल्लेख नहीं है। तो ये भी बात सही लिखा गया है। क्लियर। अब बी पे आते हैं। बी में गलती कहाँ है, लिखा भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके आगे खाली स्थान है, मतलब उसी का आगे जोड़ा है, लिखा नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के महान्यायवादी द्वारा होता है। यही नियुक्त वाला गलत है। अब इसकी नियुक्त देखिए भैया कैसे होता है। इसकी नियुक्त एक मंत्रिमंडल की नियुक्त सिफारिश करेगी। इसकी नियुक्ति जो होती है, एक ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति मंडल होता है। नियुक्ति मंत्रिमंडल केवल अलग नहीं है, नियुक्ति मंडल होता है। ये सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश पर तब जाके राष्ट्रपति करता है। तो इसकी नियुक्ति जो होता किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और सिफारिश कौन करेगा, नियुक्ति मंत्रिमंडल कमेटी, नियुक्ति मंत्रिमंडल कमेटी
की सलाह पर, एडवाइस पर भारत के राष्ट्रपति SGI की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे यही गलती था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ए गलत लिखा था इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, हमको सही लिखना है, बी ऑप्शन पे ही अपना गोला करना है काला। यहाँ तक क्लियर हो गया। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर करिए, तब उसके बाद में आप देखिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो न देखिए, मैंने कहा था वीडियो देखिए ही। प्रश्न अगर आपको समझ में आ रहा, प्रश्न मैंने जो बनाया है ऑथेंटिक चीज़ों लेके बनाया है, और ख़ास करके विजन के जो क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन से कहीं स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास किया है। विजन के क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के साथ साथ मैंने प्रयास किया है जैसा UPSC में जो डिमांड है, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उससे थोड़ा सा और एडवांस में बढ़ के क्वेश्चन को मैं लीड करूं, ले चलूं। ओके, लाइक करिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है। इसमें 10 देखिए क्या कहता है, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो एक गलत पूछ लिया गया है, कौन सा कथन क्या है गलत। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी तथा मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। अब ये आपको जानना है कि भारत का जो संघ की कार्यपालिका है, अगर देखते हैं जो हमारा सरकार है तो 3 तरीके से काम कर रहा है सरकार, जिसमें सरकार में एक पहला पार्ट आ जाता है विधायिका, इसी विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। दूसरे पार्ट में आता है कार्यपालिका, और तीसरे में आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम न्याय करना, विधायिका जिसे हम लोग व्यवस्थापिका के भी नाम से जानते हैं, इसका मतलब विधायिका या व्यवस्थापिका कानून बनाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य की अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री भी आएंगे राज्य वाले में, ऐसे प्रधानमंत्री उसके जितने भी मंत्री हैं वो सब इसमें आते हैं। केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे विधायिका में, जबकि कार्यपालिका में जो विधायिका के सदस्य हैं वो भी आएंगे, साथ में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी आएंगे। अब देखिए कार्यपालिका में राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, महान्यायवादी भी होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मतलब जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं केंद्र में, सब संघ की कार्यपालिका में आएंगे। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़कर सब जो है कहाँ पे मिलेंगे, विधायिका में भी मिलेंगे। लेकिन इसमें जो एक शब्द लिख दिया गया है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट मीन्स भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख भाग 5 के पार्ट 5 के आर्टिकल 148 में किया गया है, 148 में। ये जो है कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें क्या गलत लिखा गया है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर भी हमें बी और सी को देखना चाहिए कि हो सकता है इससे भी कहीं बड़ी गलती और दिखाई दे। राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। अब संसदीय विशेषाधिकार किसे प्राप्त है, जितने भी मंत्री मंडल में हैं या जो महान्यायवादी है इनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है, यह बात एकदम सही लिखा गया है, एकदम से सही लिखा गया है। तो बी एकदम से सही है, इसलिए उत्तर बी नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत पूछा गया है। भारत के महान न्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है, एकदम सही है। ऐसा प्रश्न अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, जिसे लोग ARO के नाम से जानते हैं। उसमें ये पूछा गया प्रश्न था
कि भारत के महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है या नहीं, तो प्राप्त होता है। एकदम एक्यूरेट बात सही है, 100% सही है, ये भी सही लिखा गया। भारत के मंत्रिमंडल को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है, भारत के मंत्रिमंडल को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है, मंत्रिपरिषद को भी, तो ये बात सही लिखा गया है, ये भी बात सही है, तो ये भी बात सही है। क्लियर हो गया। डी, तो तीनों बात सही है, तो इसमें क्या गलत है, तो 10 में देखेंगे क्या है गलत है, ये गलत है, ये क्या है, ये इज द राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है गलत लिखा गया है। यहां तक सबके समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, थोड़ा सा अब कठिनाई की ओर चल रहा है प्रश्न। निम्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए, या पढ़कर ध्यान से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित को पढ़कर ध्यान से उत्तर दीजिए, तो मतलब पढ़ना पहले, फिर उसके बाद ध्यान से उत्तर देना, कहीं गलत ना हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें क्या लिखा गया है, अगर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट द्वारा किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना रोम संधि द्वारा किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य है, जबकि रूस उस लिखा है, ऐसे उस नहीं लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, मिसप्रिंट है, उसके स्थान पे USA क्या होना चाहिए, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत, रूस, USA अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 10 होती है। उपरोक्त लिखा है, और से उपरोक्त जो होता है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं लिख देते हैं बहुत से लोग, लेकिन UPSC में ये गलती नहीं दिखाई देता। उपरोक्त इसलिए क्या है गलत लिखा गया है, उपरयुक्त होता है, ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त गलत होता, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है, इसके स्थान क्या होता है, उपरयुक्त। क्लियर हो गया। उपरयुक्त वाक्य में कहाँ गलती दिखाई देता है, जो उपयुक्त वाक्य लिखा गया है उसमें जो है कहाँ गलती दिखाई देता है। अब आपको देखना, लिखा है 10 में गलती दिखाई देता है, जो 10 लिखा गया है, या 15 में, या रोम जो लिखा गया सब, या जो है भारत, कहाँ एक जगह गलती लिखा गया है, जो वाक्य पूरा लिखा गया है गलत कहाँ लिया गया है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसमें न्यायाधीशों की अगर संख्या की बात करें, न्यायाधीशों की संख्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 10 लिखा है, 10 होती है, तो 10 भैया नहीं है, 10 के स्थान पर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 18। तो बाकी सब लिखा गया सही। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होना चाहिए, ये 10 के स्थान पर क्या होना चाहिए, यही गलत लिखा गया है। यहाँ ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। यहाँ 10 के स्थान पर क्या होना चाहिए, 10 के स्थान पर होना चाहिए 18। 10 के स्थान पर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। क्लियर हो गया। किसके स्थान पर, 10 के स्थान पे, और बाकी सब सही लिखा गया है। इसमें कई भी प्रश्न बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग होता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही इसका मतलब स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है
ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये स्थापित नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट द्वारा किया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना जो किया गया है रोम संधि द्वारा किया गया है। जो आपराधिक न्यायालय इसका स्थापना कैसे, रोम संधि द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा किया गया है। क्योंकि यूएनओ का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, एक अंग है, एक भाग है। क्लियर हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 15 है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना, 18 है। दोनों के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कितना होता है, 9 ईयर्स, 9 वर्ष होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रश्न ऐसे भी बनने की संभावनाएं हैं। अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं बना है, लेकिन ये मैंने अपना एक अलग टेक्निक लगाया है। इसमें इस प्रकार की मुझे लगता है प्रश्न बनने की आगे संभावनाएं दिखेंगी। आगे प्रश्न क्या है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बहुत ही छोटा बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों में अंतर है। इसके पहले वाले प्रश्न में था। अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुआ है, रोम संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय देखेंगे, अगर लिखा है रूस के मॉस्को में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, अमेरिका के वाशिंगटन में, नीदरलैंड के हेग में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का जो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के कहाँ पर है? हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय था उसका भी मुख्यालय यहीं पर था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय उसका भी कहाँ था? यहीं पर था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में। तो इसका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है, 13 लिखा है। अब इसमें 13 में क्या है? लिखा है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। निम्न कथनों को क्या है? ध्यान से पढ़ना है। ये जो निम्न कथन लिखा है इनमें से क्या रहता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में पंचायत शीर्षक के साथ एक नया भाग नव जोड़ा गया। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान शामिल किया गया है। इस भाग के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होते हैं। हालांकि भारत का राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार मिलता है कि वह संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे अपवादों या संशोधनों के साथ लागू कर सकते हैं। हालांकि कुछ राज्य जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 लागू नहीं होती। उपर्युक्त वाक्यों में किस राज्य का नाम सही लिखा गया है जहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के दायरे से बाहर है, अर्थात जहां लागू नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट जो लिखा गया है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो भी वाक्य है, जो भी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में सभी बात सही लिखा गया है। केवल 1-2 जगह कुछ गलतियां लिख दिया गया है। उस गलती को ढूंढना है आपको, वो गलती कहाँ पर है। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सब लिखा लिखाया मैटर आएगा इस तरीके का। नीचे चूंकि अधीनस्थ जो होते हैं वो लिखते हैं, आपको देखना है वो कहाँ गलती किया अधीनस्थ, और उसी गलती को अगर आप नहीं ढूंढ पाया तो अधीनस्थ आपको कहीं भी फंसा सकता है। इसलिए ध्यान देना है कि गलती कहाँ है, आपको एक्यूरेट जो है छोटी छोटी गलतियों को जानना है। तो लिखा है जो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 में लाया गया था, जिसमें पंचायत शब्द को लाया गया, भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक का प्रावधान है। इसमें कौन से ऐसे राज्य जहां पर ये अभी पंचायती व्यवस्था नहीं शुरू है,
तो इसमें क्या है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, है ना। अब इसमें लिखा, इसका मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हमें जो गलती दिखाई देना है, खोजना, इसी में गलती दिखता है, बाकी सब सही लिखा गया है, बाकी सब सही लिखा गया है, इसी में ही गलती खोजना है। इस ऑप्शन से ही पता चल रहा है गलती कहाँ पर खोजना, नागालैंड में। अब नागालैंड में देखिए 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत वाला सिस्टम है, नागालैंड में है कि नहीं, ये जानना है। दूसरी चीज जानना है, मेघालय में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में है कि नहीं। अब कहाँ लागू नहीं होता है ये आपको जानना है। क्लियर हो गया। तो नागालैंड जो आपका है, नागालैंड और मेघालय है और मिजोरम है, ये जो 3 राज्य से हैं, यहाँ पर पंचायती व्यवस्था नहीं है। इसके साथ कुछ और छोटे छोटे क्षेत्र हैं, पूरे राज्य में नहीं, कहीं थोड़े थोड़े क्षेत्रों में जहाँ पंचायती व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। तो मुख्य रूप से इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ये क्या करेंगे, ये सही आंसर होगा, क्योंकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये व्यवस्था लागू नहीं। क्लियर हो गया। अगले मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत छोटा ही प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। अब इसमें क्या लिखा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ क्या है। एक संविधान नेत्र निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, एक कानूनी निकाय, या उपयुक्त सभी। कैसी ये बॉडी है जो पीएमओ है, पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, ये कैसा है। इसका संविधान में उल्लेख है यदि, तो संवैधानिक बॉडी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगा। अगर संविधान में उल्लेख है, संविधान के में इसका जिक्र किया गया है, संविधान के अनुसार इसकी स्थापना किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। अगर संसद ने कानून बनाया है तो कानूनी होगा, और संविधान ने 73 मतलब कि संविधान के बाद से स्थित है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या देखेंगे, 14 का क्या उत्तर हो जाएगा, 14 का ये हो जाएगा। पीएमओ क्या है, संविधान नेत्र निकाय। और ये थोड़ा इसमें कानूनी लिख दिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक करने वाली है, लेकिन हमको इन दोनों में से कुछ सी भी कुछ लोग मारेंगे, सी आंसर हो सकता है, लेकिन सी उतना अच्छा नहीं मारा जाएगा। ये जो है एकदम एक्यूरेट होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, एक्यूरेट होगा। यह संविधान नेत्र निकाय है, संविधान नेत्र जो है यानी कि संविधान के बाद से जो है बना हुआ है। तो अगला देखेंगे प्रश्न नंबर जो है 15 है। 15 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पे संविधान संशोधन, जो संशोधित संविधान है उसके अनुच्छेद 279 क्लाज ए, 279 क्लाज 1 अर्थात संशोधित संविधान के आर्टिकल 279 क्लाज 1 के अनुसार जो जीएसटी है, इस जीएसटी परिषद का गठन खाली स्थान दिया गया द्वारा किया गया था। इसका मतलब किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, या जीएसटी मंत्रालय द्वारा। तो जीएसटी परिषद का गठन पूछा गया है। ये जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है, जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, और जीएसटी परिषद का उल्लेख जो है 279 क्लाज 1 में किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा भैया, 15 में क्या होगा, 15 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इसके तहत किया गया है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये जीएसटी परिषद का गठन कौन किया है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर हो गया। आगे मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर देखिए 16। अब अगर 16 की बात करते हैं, ये भी थोड़ा दमदार प्रश्न दिखेगा, लेकिन बहुत कठिनाई नहीं है, थोड़ा लगेगा। टाइम मैनेजमेंट देखना है, टाइम टेक देखना है। भारतीय राजनीति में दोहरी सदस्यता उस स्थिति को दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राजनीतिक दलों या संगठनों की सदस्यता ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या है, प्रश्न दोहरी सदस्यता से है।
भारतीय राजनीति में दोहरी सदस्यता होता है, जैसे दोहरी नागरिकता, ऐसे दोहरी सदस्यता है भारतीय राजनीति में। इंडियन पॉलिटिशियन में, इंडियन पॉलिटिशियन में क्या है कि दोहरी सदस्यता। अब क्या है, उस स्थिति को दर्शाता है, संदर्भित करता है जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक राजनीतिक दलों या संगठनों की सदस्यता लेता है। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में प्रावधान किया गया, यदि कोई व्यक्ति संसद के, यहां देखिए, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में अपनी सेवाएं देना चाहता है। यदि वह व्यक्ति ऐसी सूचना नहीं देता है तो उसकी सदस्यता लोकसभा से स्वयं रिक्त हो जाती है। अब लिखा है उपर्युक्त वाक्य में कहाँ गलत लिखा गया है। 14 दिन लोकसभा, 14 दिन हुआ लोकसभा और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब गलती कहीं नहीं है, दो जगह गलती है और उसी को हमको खोजना है। एक गलती या तो 14 दिन में है या तो जो है लोकसभा में है, यही दो जगह गलती दिखता है। अब इन्हीं में से आपको जानना है कि भारतीय राजनीति में अगर कोई व्यक्ति जो है दो जगह से, संसद के दोनों सदनों से, दोनों सदन मतलब राज्यसभा उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा पहला सदन है, लोकसभा दूसरा। लोकसभा लोकप्रिय है जबकि राज्यसभा लोकप्रिय नहीं है। राज्यसभा उच्च है और लोकसभा निम्न है, ऐसा सब लोग जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दोनों जगह से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से नियुक्त हो गया तो दोनों जगह से तो बनेगा नहीं सांसद, एक जगह से बनेगा। उसको कह रहे कितने दिन के भीतर, 14 दिन सही लिखा कि गलत पहले नंबर पे, कितने दिन के भीतर किसी सदन से अपनी सेवाएं देना चाहता है ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं लोकसभा से सदस्य रहना चाहता हूँ, नहीं मैं भाई राज्यसभा से सदस्य रहना चाहता हूँ, ये सूचना देनी पड़ेगी। और यदि सूचना नहीं देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कहाँ से होगी, लोकसभा से समाप्त होगी या राज्यसभा से या दोनों जगह से, ये इतने में आपको जानना है। 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या कहता है, इसका मतलब 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम को आपको पढ़ना है। एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, कई बार पूछे गए हैं, फिर भी पूछे जाने की अभी प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है 2024। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखिए गलती कहाँ है, गलती जो है इसमें पकड़ मिल रहा है कि नहीं, इसमें गलती सी में है। इसमें क्या होगा, 14 दिन के स्थान पर क्या होगा, 10 दिन होगा, 10 दिन होगा। और लोकसभा के स्थान पर क्या होगा, लोकसभा के स्थान पर राज्यसभा होगा। क्या होगा, राज्यसभा। ये भी गलत लिखा गया है और ये भी गलत लिखा गया है। तो जब संसद में दोनों जगहों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से कोई व्यक्ति निर्वाचित है तो उसको 10 दिन के भीतर, 14 नहीं 10 दिन के भीतर सूचना देना होगा। और अगर सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा से स्वयं वो रिक्त मान लिया जाएगा, लोकसभा में उसको बने रहना पड़ेगा, राज्यसभा से मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से चुना गया है तो 10 दिन के भीतर सूचना देना होगा, अगर सूचना नहीं देता तो राज्यसभा से माना जाएगा। अब यहीं दूसरी कंडीशन मिलेगी आपको, अगर कोई व्यक्ति संसद में और राज्य विधानमंडल में, संसद के किसी एक सदन का, लोकसभा का या राज्यसभा का, संसद में एक जगह से, और दूसरा क्या है, दूसरा अगर देखेंगे जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो भी लिया जाएगा, विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा रहेगा। तो राज्य विधानमंडल में किसी भी जगह से, एक राज्य विधानमंडल से और दूसरा संसद से, दो जगहों से यदि चुना जाता है तो उसको 10 दिन के भीतर, तब 14 दिन के भीतर सूचना देगा।
देना होगा, 14 दिन के भीतर सूचना देना होगा। और अगर 14 दिन के, तब वहाँ पे 14 है और यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 14 दिन के भीतर अगर सूचना नहीं देता है तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त होगी, राज्य विधानमंडल में बना रहेगा, संसद से सदस्यता समाप्त होगी। इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जरूर एक बार देख लें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं प्रश्न के माध्यम से उसके उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रैक्टिस सेट का हल कराने का उद्देश्य क्या है, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकूँ। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट मैं नहीं करता, लाइक करेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो फिर आप ही जानिएगा आपका ड्यूटी क्या है, आपका जो है राइट्स क्या है। राइट्स तो व्यक्ति को दिया गया है, ड्यूटी इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि लोग अपनी ड्यूटी नहीं समझते थे, इसीलिए 76 में स्वर्ण सिंह समिति ने जो है ड्यूटीज को जोड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या है 17 में। अब 17 में देखिए क्या कहता है, लिखा है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य बन जाता है तो उसे कितने दिन के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा। इसका मतलब जो है कितने दिन के भीतर जो है राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा। नहीं, राज्य विधानमंडल से इस्तीफा नहीं देता तो उसकी संसद में सदस्यता खाली स्थान दिया गया है। कितने दिन के भीतर अभी बताया था, अगर कहाँ पर है, जब संसद में है तो संसद में क्या है 10 दिन के भीतर, और यहाँ पे क्या है 14 दिन के भीतर। यहाँ पे क्या है 14 दिन के भीतर अगर दोनों जगह से, संसद से राज्य विधानमंडल से दोनों जगह से चुना गया है तो 14 दिन के भीतर अगर अपना नहीं बताता, सूचना नहीं देता है तो उसकी जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कहाँ से समाप्त होगी? संसद से। तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब इसमें लिखा है समाप्त हो जाएगी, नहीं समाप्त होगी, संसद से उसकी सदस्यता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। राज्य विधानमंडल से इस्तीफा जब नहीं देता है, अगर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा नहीं दिया, राज्य विधानमंडल से इस्तीफा नहीं दिया तो संसद की सदस्यता समाप्त होगी और उसको राज्य विधानमंडल मिलेगा। इसलिए जो मतलब पार्लियामेंट से और राज्य विधानमंडल से दोनों जगह से चुना गया है तो 14 दिन के भीतर, विद इन 14 डेज राज्य विधानमंडल से इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे। और यदि नहीं देता है तो संसद में उसकी सदस्यता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगा। जो मेंबरशिप है कहाँ से? इन पार्लियामेंट। क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 नहीं 78 है, 78, मुझे 18 दिखाई दे रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 78 किसके कर्तव्य को परिभाषित करता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। अनुच्छेद 78 किसके कर्तव्य को परिभाषित करता है? देखिए, एक गलती स्टूडेंट जरूर करता है, जितना कठिन प्रश्न रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, उसको ज़्यादा हल करने की कोशिश करता है, और जो सरल क्वेश्चन है, छोटा वन लाइनर, उसमें उसके लिए समय ही नहीं मिलता है। जबकि सरल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करके अपना प्रीलिम्स निकाल सकता है। और प्रीलिम्स निकालने का मतलब क्या है? वो मान के चलिए लगभग 50% सिलेक्शन की ओर हो गया है, 50% सिलेक्शन की ओर।
क्योंकि मेंस जो है वो लिखने का एक खेल है। आपको कुछ ज्ञान का काम है, ज्ञान के साथ साथ आप लिखना जानते हैं, कैसे लिखा जाएगा प्रश्न का आंसर राइटिंग डेली करते हैं तो बहुत कठिन कार्य नहीं है मेंस। आपके पास उतना मैटर, उतना तथ्य है, केवल आप लिखने का टर्मोलॉजी जान रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा, और वो सब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आ जाएगा। कोचिंग ऐसे ज्वाइन करते हैं किसी का भी तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करते तो भी ठीक है। तो आर्टिकल 78 में किसके कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो कौन सा है? प्रधानमंत्री हैं। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए बी को थोड़ा उलट दिया गया, सी को उधर। अब यहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि बी है, सी लिखा है तो सी पे ही मारना है, ठीक। ऐसा भी कभी कभार बन जाते हैं प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? देखिए 19 पर क्या है? संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय मतलब जो केंद्र की कार्यपालिका, उसे कार्यपालिका दो होता है, एक केंद्र की होती है, एक अलग अलग राज्यों में होती है। कार्यपालिका क्या होती है? ये कानून को लागू करवाती है। विधायिका क्या होती है? ये कानून बनाती है। विधायिका या व्यवस्थापिका, चाहे विधायिका कहें या व्यवस्थापिका, ये कानून को बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करवाती है। इस कार्यपालिका में जो होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी आएंगे, और बाकी जो विधायिका वाले सदस्य हैं सब इसमें आएंगे। तो संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मंत्रिमंडल सचिव भारत में सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। अब आपको सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल से संबंधित क्वेश्चन हो सकता आ जाए। तो जो सिविल सेवा होते हैं इनका प्रमुख कौन होता है? तो जो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है कैबिनेट का, वही इसका प्रमुख होता है, मेन आदमी। तो मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं ये भारत के सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष अधिनियमित कार्यकर्ता, अधिनियम कार्यकर्ता, अधिनियमित कार्यकर्ता है, इस तरीके का लिखा गया है। तो मंत्रिमंडल जो सचिवालय है प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष क्या होता है? अधीन होता है, इस तरीके का लिखा गया है, स्टेटमेंट लिखा गया है। तो ये दोनों बात सही लिखा गया है। जो मंत्रिमंडल सचिव होता है ये भारत में सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। यही सिविल सेवा का जो है परीक्षा कराने में क्या मेन होता है, हेड होता है। परीक्षा बाकी यूपीएससी कराती है। तो सिविल सेवाओं का प्रमुख ये है मंत्रिमंडल सचिव। और इसका जो कार्यालय है मंत्रिमंडल सचिवालय का, जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष अधिनियम कार्यकर्ता होते हैं, ये भी बात सही लिखा गया है। तो क्या है? दोनों कथन क्या है? सी लिखे गए हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही छोटा प्रश्न बना दिया गया है। और इस प्रश्न नंबर 20 में देखेंगे बहुत ही छोटा है। इस प्रश्न को गलती नहीं करिएगा। भारत की संचित निधि का उल्लेख है। भारत की संचित निधि का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 267 में, आर्टिकल 263 में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारत की जो संचित निधि है इसका उल्लेख किसमें है? 266 में, 266 में। किसमें है? 266 में। और 267 में अगर जाएंगे, 267 में जाएंगे तो आकस्मिक निधि का मिलेगा, भारत की आकस्मिक निधि। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। ए भारत की जो संचित निधि है वो किसमें? 266 में। और अगर आकस्मिक निधि करता है, आकस्मिक निधि जो है तब 267 होता, तब भी ऑप्शन होता। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फटाफट अभी तक लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं अगले वीडियो पर मिलता हूँ, अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद कहूँगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।